Hello, everybody. Welcome once again on my YouTube channel Win Today. तो जैसा कि कल की ओरिएंटेशन क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि आज से अपन क्लास चालू करेंगे। तो आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट विद पॉलिटी। अपन पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। और क्योंकि अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिकली ये जो लोगो मैंने बनाया है ये मैंने इसीलिए बनाया टू शो यू कि वी आर डाउनलोडिंग सक्सेस। प्लीज़ वेट। सो बस वेट करेंगे, काम करेंगे, सक्सेस डाउनलोड करेंगे। विन टुडे विन टुमारो। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए चालू करते हैं। आज की जो क्लास है वो क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है, पॉलिटिक इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है। तो आइए कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स से चालू करते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो मैंने लास्ट में डाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल का मतलब होता है कि ऐसी चीज विच इज एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। समथिंग विच इज एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड लीगल। ठीक है, अब इफ इट इज एनफोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा हुआ है उसको मैं कोर्ट्स में जा करके बोलूं, अगर सरकार उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, कोई इंडिविजुअल उसके अगेंस्ट जा रहा है और मैं कोर्ट में जाऊं और बोलूं कि ये काम नहीं हो रहा है, तो वो कोर्ट उस बात की सुनवाई करेगा। इट इज एनफोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखी हुई है वो नहीं करा जाएगा। वन। सेकेंड इज इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। थर्ड, इट क्रिएट्स द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। कितने ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट होते हैं? एवरीबडी नोज दैट देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। एंड व्हाट आर दे? दे आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो ये जो तीन ऑर्गन्स होंगे हमारे स्टेट के, ये कहाँ से निकल के आया है? किसी रूल बुक से नहीं निकल के आया, ये निकल के आया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही। कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बताता है लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा और जुडिशरी होगा। इट क्रिएट्स ऑफिसर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। आपको ये बात तो पता ही है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं, जैसे सीएजी, जैसे कि अटॉर्नी जनरल, जैसे कि एडवोकेट जनरल, जैसे कि यूपीएससी, जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन, जैसे कि ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल्स। तो ये सब चीज़ें ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये सब दीज आर द ऑफिसर्स, इलेक्शन कमीशन एंड एवरीबडी। The most important function of a constitution is it limits the government. What does it mean? It simply means कि सरकार अपनी मनमानी ना कर पाए। That it is. कॉन्स्टिट्यूशन एक सरकार के लिए गाइडलाइन होता है, उसके लिए निर्देश होते हैं, उसके लिए डायरेक्टिव्स भी होते हैं और उसके लिए ऑर्डर्स भी होते हैं कि सरकार कैसे चलेगी, कैसे काम होगा और कितना करना है, कितना नहीं करना है, अपनी लिमिट में रहना है। इसको और आगे डिटेल में समझेंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग विच लिमिट्स द गवर्नमेंट। प्लीज इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इसे याद रख लीजिए। ठीक है, दैट इज इट। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स, क्यों बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, क्या एम है इस कॉन्स्टिट्यूशन का। द फर्स्ट एम जो मैंने आपको अभी अभी बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक फीचर भी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक एम भी है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक एम है कि इट लिमिट्स द गवर्नमेंट, यानी कि रूल ऑफ लॉ चलेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो चलेगा। किसी भी सरकार की, दो वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, लेकिन फिर भी उसकी मनमानी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उसी के अकॉर्डिंग सरकार को चलना होगा। ठीक है, दूसरा है कि इट प्रिवेंट्स आर्बिट्रीनेस, वेरी मच रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट। सरकार को लिमिट करेगा, किस चीज में लिमिट करेगा कि तुमको ये नहीं करना है। जब वो लिमिट करेगा तो उससे क्या होगा, उसका सीधा सारा ये जो इन्फ्लुएंस आता है वो ये आता है कि किसी भी तरह की आर्बिट्ररीनेस नहीं करोगे आप। मतलब अपनी मन मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है ना, लॉ इज डिफाइंड, इट इज नॉट वेग। थर्ड इज इट प्रिवेंट्स द मिसयूज और ओवर यूज ऑफ पावर। The government bodies, they are allotted power, they are assigned power,
और उनको पावर क्यों दी जाती है? क्योंकि उनको बहुत सारे ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना होता है। ठीक है, किस तरह की ड्यूटीज करनी होती है आगे देखेंगे अभी, लेकिन बहुत सारी ड्यूटीज करनी होती है, इसलिए उनको कुछ पावर दी जाती है। उनके पास में बहुत सारा पैसा होता है, उसको हैंडल करने की पावर होती है। उनके पास में मिलिट्री और पुलिस स्ट्रेंथ होती है, वो पावर होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जो मिसयूज या ओवर यूज ऑफ पावर को रोकता है। कैसे रोकता है? सबसे इजी एग्जाम्पल तो आपका फंडामेंटल राइट्स है, जो कि किसी भी तरह का ओवर यूज ऑफ पावर और मिस यूज ऑफ पावर के ऊपर एक कर्टेलमेंट ही तो है। और क्या है कि एक इंडिविजुअल के पास ये अधिकार रहेंगे और सरकार किसी भी हालत में, अ स्टेट, अ गवर्नमेंट कैन नॉट स्नैच दोज पावर्स, दोज राइट्स फ्रॉम द सिटीजन्स। सो these are the three primary goals. प्लीज इनको रट लो, याद कर लो। 1, it limits the government. 2, it prevents arbitrariness. 3, misuse or overuse of power is checked, curtailed. ठीक है, तीनों को रट लो। It limits the government, it prevents arbitrariness, misuse or overuse of power is curtailed. Next point, स्टेट क्या होता है? हम बार बार कह रहे हैं स्टेट को लिमिट करता है, स्टेट को लिमिट करता है। व्हाट इज स्टेट? तो हम सब जानते हैं कि स्टेट जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। देयर आर 4 कंपोनेंट्स। व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स? दीज आर द 4 कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन। यानी स्टेट एक ऐसी एंटिटी है, स्टेट मतलब राज्य, हिंदी में अगर इसे अपन बोलेंगे तो इसे बोलेंगे राज्य। ठीक है, राज्य क्या होता है? जिसके अंदर जनसंख्या हो, वहां पे कुछ पॉपुलेशन होती है, कुछ लोग होते हैं जो वहां पर रह रहे होते हैं। 1, ये रह कहाँ रहे होते हैं? ये रह रहे होते हैं टेरिटरी में। ठीक है, उनके पास में अपना एक निश्चित भूभाग होता है, एक भूखंड होता है जिसके ऊपर कुछ लोग रह रहे होते हैं। ठीक है, बढ़िया है। तीसरा भैया सॉवरेनिटी। इस स्टेट के लोग अपने सारे डिसीजंस इंटरनल मैटर्स में, एक्सटर्नल मैटर्स में लेने के लिए स्वतंत्र हैं। दे आर एम्पावर्ड, दे आर ओनली एम्पावर्ड टू टेक देयर ओन डिसीजंस, इंटरनल डिसीजंस, एक्सटर्नल डिसीजंस, यानी सॉवरेनिटी। इसे अपन कहते हैं संप्रभुता। मैं अपने निर्णय खुद करूंगा, आप मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करोगे। मेरे घर की बात है, मैं खुद देखूंगा, इसको ऐसे समझिए, उसे कहते हैं सॉवरेनिटी। एंड द फोर्थ इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब सरकार, यानी कुछ इन्हीं में से कुछ एक लोग निकलेंगे जो अलग खड़े होंगे, वो नरेंद्र मोदी बन जाएंगे, वो अमित शाह जी बन जाएंगे, और फिर राजस्थान में अशोक गहलोत बन जाएंगे, और फिर इस टेरिटरी को रूल करेंगे, इस टेरिटरी को एडमिनिस्टर करेंगे, अगर मैं राइट वर्ड बोलूँ तो। और यहाँ पर सारे फंक्शंस को, ये पॉपुलेशन का, इसकी टेरिटरी का और इसकी सॉवरेनिटी का ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, इस क्राइटेरिया को अगर देखें तो आप क्या मानते हो? इंडिया एक स्टेट है, तो इंडिया के पास पॉपुलेशन है। यस, इट हैज़ अ पॉपुलेशन। इंडिया की खुद की एक टेरिटरी है, वी एवरीबडी नो, हम सब इंडिया का मैप जानते हैं, तो इंडिया हैज़ अ टेरिटरी। इंडिया इज सॉवरन। इज इंडिया सॉवरन? इस बात पे कई लोग क्वेश्चंस उठाते हैं कि कॉमनवेल्थ है या बहुत सारे, फॉर एग्जांपल यूएनओ है, अमेरिका है, या हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं। बट देखिए, नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजंस तो हमको लेने पड़ते हैं, लेकिन हम किसी और के दबाव में आकर के काम नहीं करते हैं। हम जो काम करते हैं वो हमारे इस नेशन के इंटरेस्ट में काम करते हैं। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? तो वी आर सॉवरेन। और अब तो रिसेंटली आपको पता ही है, ये यूक्रेन वॉर जब से चल रहा है, उसके बाद में ऑयल और गैस को लेकर के हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, दे प्रूव दैट इंडिया इज सॉवरेन। हम किसी से नहीं दब रहे हैं। हमें अमेरिका चाहे कितना मना करे, यूरोपियन कंट्रीज चाहे कितना मना करें कि आपको गैस नहीं लेना है, लेकिन वी परचेज गैस फ्रॉम रशिया। व्हाई? बिकॉज दैट इज इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। और वो हमको सस्ता दे रहा है तो हम क्यों ना लें? राइट? अगर हमको कोई भी ऑपरेशन करना है, अगर हमको किसी को सपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर टर्की के साथ में हमारे रिलेशंस इतने वेल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पर उनको उनके बैड टाइम्स में, उनके अर्थक्वेक के टाइम में सपोर्ट किया, तो ये हमारी सॉवरेनिटी है। मतलब वी आर नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबॉडी, वी टेक आवर ओन डिसीजंस विच आर बेस्ड ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट। हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके ही हम सारा काम करते हैं। द फोर्थ इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो हमारी सरकार है। यस, वी हैव अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ही हो,
वो मिलिट्री गवर्नमेंट भी हो सकती है, जैसे कि म्यांमार में जुंटा सरकार है ना, करंट में। अब आगे चलते हैं, नॉर्थ कोरिया। अब इस डेफिनेशन पे आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया स्टेट, पॉपुलेशन है उसके पास में, यस, टेरिटरी है, यस, नॉर्थ कोरिया सॉवरेन है। अब आप बोलेंगे भाई आपको पता ही है, वो तो कहाँ ही किसी की सुनता है, तो सॉवरेन तो वो है ही, उनके तो मन में आता है वो लोग वही करते हैं, और फिर वहाँ के तो तानाशाही अलग टाइप की है, सरकार है बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो सॉरी डिक्टेटरशिप है। अब आप यहाँ पर बोलिए डेमोक्रेसी है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक स्टेट है। सिमिलरली पाकिस्तान को देख लीजिए, उनके पास में पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, सॉवरेनिटी है और एक सरकार है। तो इस तरह से हम इन 4 क्राइटेरिया को देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर कोई एक राज्य है वो उसको हम स्टेट की डेफिनेशन में मानेंगे या उसको राज्य की डेफिनेशन में, स्टेट की डेफिनेशन में उस पर्टिकुलर टेरिटरी को, उस पर्टिकुलर एरिया को नहीं मानेंगे। चलिए कॉन्सेप्ट है जिसे अपन कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है? मोरालिटी वर्ड तो अपन सबको पता ही है, मॉरल्स, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किन किन मॉरल्स को फेवर करता है, सपोर्ट करता है, पब्लिश करता है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो क्या है? ये डेमोक्रेसी है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इंडिया डेमोक्रेटिक है, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, रिपब्लिक, सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे यहाँ पे क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, लेकिन फिर भी 3 ऑर्गन तो अलग अलग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। This is a very beautiful feature of Indian Constitution and this is our constitutional morality also, कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दबाव में काम नहीं करती है। दो देर इज अ चेक। चेक कैसे है उनके ऊपर? जैसे उनका जजेस का रिमूवल है ना, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल जो होता है वो लेजिस्लेचर के अंतर्गत आता है, बट येट द जुडिशरी ऑफ इंडिया इज इंडिपेंडेंट। देन फेडरलिज्म, दिस इज ऑल्सो आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि आप स्टेट्स को अबॉलिश नहीं करोगे और सेंटर पूरी तरह से एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बना सकता। हमारे यहाँ स्टेट्स भी, हमारे यहाँ पे यूनियन भी है। फंडामेंटल राइट्स, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इन्हें कोई टेक अवे नहीं कर सकता। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज एवर इवॉल्विंग। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है, कुछ चीज़ों में रिजिड है लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में फ्लेक्सिबल है। अगर हम बोले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, आई वुड से दिस स्टेटमेंट इज हाफ ट्रू। मतलब दिस इज ट्रू कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, दिस इज ट्रू कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, बट फॉर मी इफ आई वुड गिव अ वेरी प्रिसाइज स्टेटमेंट, आई वुड लाइक टू से दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, बट मोर ऑफ फ्लेक्सिबल। क्योंकि अगर वो मोर ऑफ फ्लेक्सिबल नहीं होता तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब तक 105 बार अमेंड नहीं हुआ होता, ठीक है ना। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, आई एम नॉट श्योर बट इट हैज बीन अमेंडेड ओनली 27 टाइम्स और समथिंग लाइक, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड 105 टाइम्स एंड दिस शोज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। जैसे कि एक टाइम था जब आईपीसी की सेक्शन 377 होमोसेक्सुअलिटी, उसको हम क्रिमिनल एक्ट मानना करते थे, लेकिन बाद में हमने इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया, राइट। इन 2018 इट वाज डीक्रिमिनलाइज्ड। तो आज की तारीख में ये मोरालिटी चेंज हो गई है। उसी तरह से इंटरकास्ट मैरिजेस को आप देखिए, हमारी सोसाइटी के अंदर इंटरकास्ट मैरिजेस अर्लियर दे वर नॉट एक्सेप्टेड, उनको मान्यता नहीं थी, और खाप पंचायत जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती थी। इनफैक्ट फीमेल फीटिसाइड आप देखिए, ये तो ऐसा था कि हाँ ठीक है कर दिया तो क्या ही हो गया, लेकिन अब चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, और अब ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है, ठीक है ना। पहले सिडिशन और क्रिटिसिज्म एक ही बात होती थी, ब्रिटिश सरकार को किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो वो सिडिशन ही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसी तरह से सती एंड चाइल्ड मैरिजेस, दे वर वाइडली एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, मतलब इसको तो जश्न मान के मनाया जाता था, सती को और इनको चाइल्ड मैरिज को, लेकिन आज की तारीख में एक्सेप्टेड नहीं है ना। आज तो हम बिल्कुल वर्क कर रहे हैं उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए। सती तो हो ही चुका है, चाइल्ड मैरिज के लिए भी वर्क कर रहे हैं कि ये ना रहे। तो मोरालिटी इज इवॉल्विंग। देन यू हैव SC, ST एंड OBCs, दे
स्पेशली अबाउट द शेड्यूल कास्ट, इन लोगों का स्टेटस जो था ना वो सोसाइटी में सोशल स्टेटस बहुत ही बेकार था। आज की तारीख में हमने उनको अपने फंडामेंटल राइट्स में एक इक्वल स्टेटस दिया है। तो दिस इज द इवॉल्विंग नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। उसी तरह से अब आप ये देखिए, ये एक लाइन है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। स्टैग्नेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिंबल ऑफ ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बना दिया जाए और फिर ये बोला जाए कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें नो चेंज, तो समय के साथ में जब इंसान का दिमाग ग्रो करता है, आपके एथिक्स ग्रो करते हैं, आपकी मोरालिटी चेंज होती है, तो सेम चीज दे कैन नॉट वर्क। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बना दिया और इसमें चेंज करने का ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर आपकी सोसाइटी इवॉल्व कर रही हो, कम से कम इंडिया जैसी सोसाइटी जो होमोजीनियस नहीं है, जो बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस है, जहाँ पे लैंग्वेज चेंज होती है, जहाँ पर रिलीजन्स डाइवर्स हैं, तो ऐसी सोसाइटी के अंदर में अगर आपने एक जैसा चीज़ें रखी तो इट कैन लीड टू रिवोल्ट्स, राइट? इट कैन लीड टू रिवोल्ट्स, इट कैन लीड टू रेवोल्यूशन। लोग बहुत जल्दी असंतुष्ट हो जाएंगे कि कैसा कैसा ढांचा है, क्या है ये। ठीक है, ये जो प्रोटेस्ट हुआ था फॉर आर्टिकल 377, अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इस बात को ना सुनता और ये चीज़ें इवॉल्व ना होती, तो आज इन लोगों में एक असंतोष की भावना होती कि नहीं होती? ऑफ कोर्स होती। एंड व्हाट वुड इट लीड टू? इट वुड लीड टू रिवोल्ट्स। ठीक है ना, इट वुड लीड टू रिवोल्ट्स। सो अ स्टैग्नेंट कॉन्स्टिट्यूशन, एक stagnant constitution is a symbol of orthodox society. Indian constitution has been amended 105 times till date. In the original constitution, the right to education was not a fundamental right. तो देखो ये evolving ही तो है कि अब right to education एक fundamental right है, जो पहले नहीं था। अब आर्टिकल 21 के अंदर में it is a fundamental right. So this is the evolving nature of our constitutional morality. There is a very beautiful statement by Dr. Ambedkar, and he says that constitution is not a mere lawyer's document. ये सिर्फ कोर्ट में लड़ने वाली चीज नहीं है, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ। आप अपनी जिंदगी इस पे बैठ करके जियो। इट इज व्हीकल, ये आपको लेकर के चलेगा। व्हीकल क्या होता है? जब आपको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाता है, तो ये आपकी लाइफ का व्हीकल है। एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। मतलब टाइम के साथ में एज की जो स्पिरिट है वही इसकी स्पिरिट है। With time it would change, with time it would evolve. Now the next is कि अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन देखा, अपन ने देखा कॉन्स्टिट्यूशन की एक मोरालिटी होती है, उसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी एक मोरालिटी है, डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है। प्रियम्बल में जो कुछ मेंशन्ड है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ जो भी हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और जो मॉरल्स हम फॉलो करते हैं, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द स्टेट की। स्टेट के देखिए दो तरीके के फंक्शंस होते हैं जब एक राज्य बनता है, 4 कंपोनेंट्स को मिला करके। आप प्लीज रिकॉल करिए कि कौन से थे वो 4 कंपोनेंट्स। दे वर पॉपुलेशन, यस दे वर पॉपुलेशन, एंड टेरिटरी, सॉवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। रिकॉल करते चलिए और फिर आगे बढ़ते चलिए। तो हमने बोला कि हमारा स्टेट के 2 बेसिक फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है पुलिस फंक्शन। पुलिस फंक्शन में क्या होता है? आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा, उसमें मिलिट्री फंक्शंस भी इंक्लूडेड हो जाएंगे। ठीक है ना, किसी भी तरह का टेररिज्म आ रहा है उसे रोकना है, स्मगलिंग हो रही है वो रोकना है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है वो रोकना है, सिक्योरिटी एंड पीस को मेंटेन करके रखना है, विमेन का, चिल्ड्रन का, लेबर का, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन अगर हो रहा है तो आपको वो भी रोकना है। चाइल्ड लेबर को आपको कर्टेल करना है। एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट द आइडियल्स विच एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसको प्रोटेक्ट करने का जिम्मा, उसको बचा के रखने का जिम्मा कि कोई उसे खत्म ना कर दे, वो काम किसका है? वो काम है पुलिस का। ठीक है। सेकेंड इज वेलफेयर फंक्शंस। व्हाट आर द वेलफेयर फंक्शंस? द वेलफेयर फंक्शंस आर सब्सिडीज देना, जो गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता है, उनको सब्सिडी दे करके अनाज देना, बिजली देना। ठीक है ना। वेलफेयर स्कीम फॉर एल्डरली, जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, अब काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक पेंशन दे देना, उनके लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करके रखना। फॉर शेड्यूल कास्ट पीपल, फॉर ST, OBC, women, हु आर दीज पीपल? दे आर दोज पीपल जो कहीं ना कहीं असमर्थ हैं, अशक्त हैं, उनके लिए हमें वर्क करना है ना। इस पे सारे पुअर
और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो लोग भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। हम अपने माइग्रेंट्स के लिए भी वर्क करते हैं, जो हमारे यहाँ पे बाहर से आए हैं रह रहे हैं, उनके लिए माइग्रेशन कैंप्स बनाते हैं। आपने रैन बसेरे देखे होंगे, वो लगाए जाते हैं, फ्री में खाना दिया जाता है उनको, रसोई योजनाएं चलती हैं, अलग अलग स्टेट्स की अपनी योजनाएं चलती हैं, हमारे यहाँ पे पीडीएस सिस्टम्स हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हम रोड बनाते हैं, बिजली लगवाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। वी प्रमोट इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, डीआरडीओ को, इसरो को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को हम ग्रांट्स देते हैं कि आप इनोवेशन करो। एजुकेशन के लिए कितना कितना पैसा आईआईटीज आईआईएम एम्स इनको दिया जाता है ताकि एक बेटर एजुकेशन दी जा सके, और वो चीज़ें हमारे नेशन के लिए एक असेट क्रिएट करेंगी। क्योंकि एक बच्चा जब बहुत एजुकेटेड होकर के और बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर के पढ़ के निकलेगा तो एक असेट होगी, और वो हमारे देश को जो उसने लिया है उससे ज़्यादा दे पाएगा। जीरो हंगर, खाना प्रोवाइड करना, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन इज ऑल्सो अ वेलफेयर फंक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इज अ वेलफेयर फंक्शन। सो ऑल द एफर्मेटिव एक्शन की ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो वेलफेयर फंक्शन में। और जितना भी रोकने का काम है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स कर्टेल नहीं होने चाहिए, अरे लॉ ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, ये सारे पुलिस फंक्शंस हैं, ठीक है। तो दोनों ही काम स्टेट को करने होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस दैट स्टेट डज, ये दोनों तरह के काम स्टेट करता है। अब वेलफेयर फंक्शंस का भी मिसयूज होता है, जैसे कि हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को बोला कि ये एक रेवड़ी कल्चर है, तो इसका एक्सेस चला जाएगा तो सरकार उसको यूज करेगी वोट बैंक राजनीति में, कि हम आपके सारे लोन्स माफ कर देंगे, हम आपको ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, और उन लोगों को भी दे देंगे जिनको उस फ्री की जरूरत नहीं है। तो ये वेलफेयर फंक्शंस का भी दुरुपयोग हो सकता है, और पुलिस फंक्शंस का तो दुरुपयोग आप पूछे ही मत। इसका तो दुरुपयोग आप सब समझ सकते हैं और जानते भी हैं। तो पुलिस फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो पुलिस पावर एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। ये देखिए, देखिए एडिक्वेट पुलिस पावर्स तो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, इंडिविजुअल राइट्स को मेंटेन करेंगे, वायलेशन ऑफ राइट्स को रोकेंगे, है ना। लेकिन अगर इन्हीं का एक्सेस हो गया तो, इनका एक्सेस हो गया तो ये खुद ये सारे काम करने लग जाएंगे जो अपन ने ऊपर बोला। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हैम्पर करेंगे, इंडिविजुअल के राइट्स को वायलेट करेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर को खुद ही तोड़ने लग जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फेक एनकाउंटर्स, हम सब जानते हैं कि फेक एनकाउंटर्स होते हैं। व्हाट इज फेक एनकाउंटर? इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ व्हाट इज एन एनकाउंटर, है ना। अगर ठीक है बहुत ही कोई झड़प ही हो गई है तो इट्स ओके, बट अदरवाइज जान लेने का हक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी को है और किसी को भी नहीं है। सो एक्सेस ऑफ इट, एक्सेस ऑफ पुलिस पावर, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी, इट इज़ वेरी मच डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। और ये सब कुछ हमने म्यांमार में देखा है कि कैसे इतने सालों बाद 2015 के अंदर में वहाँ पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, वहाँ पे आंग सान सू की वहाँ के हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बनते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या, उसके बाद में 5 साल के बाद फिर चुनाव होते हैं 2020 में। अच्छा, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, एक प्रोविजन था कि वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वहाँ की जो भी उनकी पार्लियामेंट होगी, उसके अंदर 25% सीट्स जो होंगी वो मिलिट्री के लिए रिजर्व होंगी। तो जब उनकी 25% सीट्स मिलिट्री के लिए रिजर्व थी और 2020 में फिर से आंग सान सू की पार्टी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी, एक बहुमत के साथ में जीत करके आती हैं, तो ये मिलिट्री जो लोग थे ये कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, और ये जो इलेक्शंस हैं दे आर नॉट फ्री, दे आर नॉट फेयर, दे आर फ्रॉड। और इस बेसिस पे उन्होंने इस पूरे मैटर को, पूरे इलेक्शंस को ही कैंसिल कर लिया। उनकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को बंदी बना लिया गया है, शी इज अरेस्टेड। तो ये सब मुद्दा हुआ। तो ये क्या है, दिस इज ऑल एक्सेस ऑफ पुलिस पावर्स, है ना। दिस इज द मिसयूज ऑफ पुलिस पावर्स by the army. It causes violation of fundamental rights of citizens. Citizen के fundamental rights violate होते हैं. The excess is dangerous for democracy. The power to take life is vested with Indian judiciary only. Together, both the police functions and the welfare functions are necessary to maintain constitutional morality. Constitution की जो morality है, जो हमने concept समझा था, इसको morality को maintain करने के लिए दोनों ही फंक्शंस को, स्टेट को अपने दोनों ही काम बहुत ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ में विद फुल इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी इनको करना पड़ेगा। द बैलेंस बिटवीन द टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए, किसी का भी एक्सेस नहीं, किसी का भी कम यूज नहीं, ठीक है ना। एंड इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कॉजेज स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। आपके स्टेट में जो स्टेबिलिटी आएगी वो इसी से आएगी, एंड इट्स इम्बैलेंस लीड्स टू एनार्की एंड केओस।
दिस इज व्हाट वी सी इन म्यांमार। जब भी इन सब चीज़ों का एक्सेस होएगा तो उससे अनार्की एंड क्योस तो होना ही है। अगला देखते हैं कि हमने देखा कि स्टेट 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 हम बोले जा रहे हैं इतने टाइम से, लेकिन स्टेट में और नेशन में क्या फ़र्क होता है? देखिए, स्टेट होता है एक फिक्स्ड जोग्राफिकल एंटिटी होता है, इट इज़ रूल्ड बाय लॉज भी होता है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। ठीक है, ये तो अपन ठीक है। लेकिन व्हाट इज नेशन? नेशन के अंदर सिर्फ एक फीलिंग जो होती है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रधान है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज डोमिनेंट, प्रिडोमिनेंट। फीलिंग जो होती है इस उसका क्या कोई मतलब इज इट विजिबल? इट इज़ नॉट ना, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। सो इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। एक नेशन की कोई डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती। इंडिया की बाउंड्री को तो आप ड्रॉ कर सकते हो कि ये इंडिया की बाउंड्री है ना, लेकिन यू कैन नॉट ड्रॉ द बाउंड्री ऑफ अ नेशन। वो एक फीलिंग होती है कि आई डोंट फील एफिलिएटेड विद, जहाँ पे मुझे अभी रख रखा है, मैं वहाँ से अपने आप को फील ही नहीं कर, एफिलिएट ही नहीं कर पा रहा हूँ। एंड दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वी सी ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इस बात को डिस्कस करेंगे आईआर की क्लास में। तो वहाँ पे क्या है, नो डिफाइंड बाउंड्रीज, मे और मे नॉट फॉलो एस्टैब्लिश्ड बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। तो पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं ऑन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान, दे डू नॉट फॉलो द बाउंड्री। वो मानते ही नहीं है कि हम पाकिस्तान के हैं, एंड देयरफॉर पाकिस्तान इज फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल एंड क्राइसिस। तो नेशन और स्टेट में आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे अपने दिमाग में याद कर लीजिएगा। यूपीएससी का तो आजकल ट्रेंड है कि वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहा है बहुत सारे, है ना। तो दिस इज इट। आइंदा आगे देखते हैं। तो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रधान, कॉन्स्टिट्यूशन इज सर्वे सर्वा, इट इज सुप्रीम। और कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम होने का मतलब क्या है कि आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम, लॉ प्रिवेल्स, लॉ इज सुप्रीम। लॉ से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, लॉ हमने कैसे एस्टैब्लिश करा है? पहला हमने जो वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग लॉ है कि हमारे पास में एक रिटन एंड क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, दूसरा कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होते हैं? कन्वेंशंस होते हैं जो लिखे हुए तो नहीं हैं, लेकिन एक ट्रेडिशन है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं और वो चला आ रहा है, एक प्रथा है जो चल रही है। जैसे कि लोकसभा के अंदर डेप्यूटी स्पीकर जो होगा वो ऑपोजिशन पार्टी से होगा। ये क्या है? ये एक प्रथा है, दिस इज अ कन्वेंशन। समझ रहे हैं? टू फुलफिल द गैप्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है, वहां पर भी यूज कन्वेंशंस। पहले से क्या चला आ रहा है, व्हाट इज गुड फॉर द नेशन, उसके अकॉर्डिंग एक कन्वेंशन फ्रेम हो गया, चला आ रहा है वैसा ही, उसे अपन कहते हैं कन्वेंशंस। दे आर अनरिटन, कहीं पर भी लिखे हुए नहीं है। लेकिन अगर इनको कभी ब्रेक, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को, किसी आर्टिकल को वायलेट करते हो, देन यू कैन गो टू द कोर्ट। बट अगर आप किसी कन्वेंशन को ब्रेक करते हो, कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते हो, प्लीज नोट दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एट टाइम्स, एंड एट टाइम्स दे आर इन्फोर्सेबल। तो कहने का मतलब यह है कि क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि कोई लॉ नहीं है उसके ऊपर, तो ये कोर्ट खुद डिसाइड करता है अपने स्व विवेक से कि वेदर टू फॉलो, वेदर टू एक्सेप्ट दैट कन्वेंशन और टू रिजेक्ट दैट कन्वेंशन। क्या वो कन्वेंशन अब भी फॉलो होना चाहिए, और इट इज अ टाइम टू चेंज इट, टू ओवरटर्न दैट कन्वेंशन। तो इट इज इंटायरली अप टू द कोर्ट कि वो इन कन्वेंशंस को जस्टिसिएबल, एनफोर्सेबल इन द कोर्ट मानते हैं या नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अपन ये ओवरऑल अपन कोई अगर ऐसे बोले कि कन्वेंशंस आर जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो दैट स्टेटमेंट वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, प्लीज नोट। ठीक है, कन्वेंशंस आर नॉट जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इसको अपन बहुत हद तक सही मान सकते हैं, क्योंकि इट इज ऑन द कोर्ट टू डिसाइड कि वो जस्टिसेबल उसको मानता है या नहीं मानता है। बट दे आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। प्लीज इस लाइन को लिख लो एक जगह, कन्वेंशंस आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और उसके आगे एक बड़ा सा क्रॉस लगा दो। ठीक है, इट इज ऑन द कोर्ट टू डिसाइड। लेकिन आर एनफोर्सेबल तो 100% एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉज एंड बाय लॉज बाय लेजिस्लेचर। तो कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन चुप है, और कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है as decided by law of the parliament, as decided by the law of the parliament। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई टैक्स है, कोई पेनल्टी है, कोई इंटरेस्ट है,
इन सब चीज़ों को लेकर के, या ऐसी चीज़ें जो बार बार चेंज होती रहती है, ऑल द चेंजिंग नीड्स। तो जो भी चेंजिंग नीड्स, अगर उनको लेकर के कोई प्रोविजन है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का कोई मतलब तो है नहीं। टाइम के साथ में इवॉल्व होएगा, टाइम के साथ में चेंज होएगा। तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। देयर लॉज, देयर बाय लॉज विच आर मेड बाय द लेजिस्लेचर टू फुलफिल द गैप्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दे आर रिटन, वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर रिटन। अच्छा, लॉज आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? आंसर इज यस, वो तो लीगल डॉक्यूमेंट है, होंगे ही। They are passed by the parliament or the state legislature and they are enforceable. Very important. They are enforceable. ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था जो मैं आपको लास्ट में बताने वाली थी। दे आर एनफोर्सेबल इन सम पार्ट्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं विच आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन से पार्ट्स हैं? चलिए मैं ये बता देती हूँ आपको। दे आर DPSPs, दे आर फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज सारी नहीं, कुछ कुछ, जब डिटेल में पढ़ेंगे उस टाइम बात करेंगे। तो ऐसे कुछ कुछ प्रोविजंस हैं और भी देखेंगे विच आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, सो एनफोर्सेबल इन सम पार्ट्स। कुछ चीजें तो हैं जो एनफोर्सेबल हैं, बाकी चीजें हैं जो एनफोर्सेबल नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है, मुझे लगता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बनाया गया था, स्टेट क्या है, स्टेट में और नेशन में क्या डिफरेंस होता है, स्टेट के क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं, स्टेट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस की यूटिलिटी क्या है, अगर वो फंक्शंस ज़्यादा या कम हो जाएं तो उससे एनार्की और केओस कैसे क्रिएट हो जाता है। आपको एक दो एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए उन सब चीज़ों के, जैसे कि हमारे इमरजेंसी लगी, वो क्या था? दैट वाज मिसयूज ऑफ पावर, एक्सेस मिसयूज ऑफ पावर। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने उसको इस तरह से लिमिट करा कि इमरजेंसी की जो पावर सरकार को दी गई है उसका मिसयूज ना हो पाए। ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे इसे इमरजेंसी वाले टॉपिक आने पे। तो अपन ने सब कुछ पढ़ा है, प्लीज रिवाइज इट, मेक योर नोट्स, इनको कॉपी कर लीजिएगा और फिर अपने नोट्स बनाइए और पढ़िए। चलिए मेंस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने आपके लिए बनाया है, आप इसके लिए आप इसका आंसर लिखिएगा प्लीज। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस? ठीक है, हाउ रेलिवेंट आर दे इन इंडियन डेमोक्रेसी? आपको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो कन्वेंशंस हैं ये डेमोक्रेसी में, हमारी जैसी इंडियन डेमोक्रेसी में रेलेवेंट हैं? कितना रेलेवेंस है उनका? आप एक दो एग्जाम्पल्स निकाल करके अगर लिख सकें तो लिखिए, एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, और इसको 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, सो दिस इज इट। इसको डिस्कस करेंगे, इसका आंसर में एक अलग या तो एक PDF बना करके इसका एक मॉडल आंसर बना करके कुछ अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, या फिर देखते हैं इसका क्या किया जा सकता है, फिर डिस्कस कर लेंगे जैसा भी होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये एक प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, UPSC 2021 में आया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है? इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे, STRU। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। Do you think what this is constitutional government? Second, a government whose head enjoys nominal power, a government whose head enjoys real power, और it is a government which is limited by the terms of the constitution. अभी आपको बताया था कि constitution का सबसे important aim जो है वो है to limit the government। अभी बताया है, स्टार्टिंग में बताया, एक बार नहीं दो बार बताया है, इसके फंक्शंस में भी बताया और इसके फीचर्स में भी बताया है। सो दिस इज द राइट आंसर, और अपने स्लाइड से ही सॉल्व हो रहा है जो अपन ने पढ़ा है उससे। इसके अलावा भी अपन तो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज UPSC 2021 क्वेश्चन, प्लीज सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट? स्टेट क्या होता है? ठीक है, अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। देखो, टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, एक्सटर्नल सोवरेनिटी की बात तो हो गई। पजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, सरकार की बात भी हो गई। ठीक है, 4 में से इन्होंने 2.5 की बात करी एक तरह से, सॉवरेनिटी भी इन्होंने मतलब 2.5 पॉइंट्स उन्होंने एक्सप्लेन करे, 2.5 फीचर्स एक्सप्लेन करे। नेक्स्ट इज अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड, ये देखिए आप, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी पजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम। ये इंटरनल अथॉरिटी जैसा नहीं लग रहा आपको? इंटरनल सॉवरेनिटी जैसा।
मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट, सेफ गार्ड द मीन्स ऑफ सस्टेनेंस। चलिए फोर्थ पढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। चलिए, अ सोसाइटी परमानेंट लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी with a central authority, an executive responsible to the central authority and an independent judiciary. This is a wonderful question. ठीक है, और मेरे दिमाग में तो इसका आंसर एकदम क्लियर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्लीज कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर के आऊंगी और अपन इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आएगा उसका भी आंसर आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अभी अभी बताया है, वापस आंसर नहीं दूंगी। आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आज अपन ने कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, मेंस का क्वेश्चन लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक था वो अपन ने समझा है पूरा का पूरा। माय रिक्वेस्ट टू यूज वंस अगेन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके जो सजेशंस हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव दो सजेशंस कि आप क्या चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप जो सजेशन दें मैं उन पे वर्क करूँ। आई विल डू इट। सो थैंक यू वेरी मच once again, like, share and subscribe. Thank you. Jai Hind.